हेलो स्टूडेंट, दिस इज अरशद खान फ्रॉम क्रांचेस एकेडमी। आज हम बिजनेस स्टडीज़ ए लेवल मई जून 2022 का पेपर जो है उसको हम डिस्कस करेंगे। इंसर्ट शीट जिसको कहते हैं, क्योंकि मैं इसके 4 क्वेश्चन ऑलरेडी रिकॉर्ड करवा चुका हूं, तो मैं अब चाह रहा हूँ कि इसको हम पूरे केस को हम अच्छी तरह से समझ लें। उससे फिर ये हमें आइडिया होगा कि हमें आगे सॉल्व करने में हमारे लिए आसानी होगी। ठीक है जी, तो चलें हम इसको डिस्कस करते हैं। ये केस स्टडी शुरू हो रहा है। वेस्ट टू ज़ीरो, WTZ कंपनी का नाम है। मेकिंग ए यूज़ ऑफ वेस्ट। एज अ यंग बॉय, अमांडी सेड supplemented his family's income by finding waste materials and products and making new products to sell. Later, he employed other teenagers to collect waste such as card and plastics in the capital city of country R. Amandi sold these waste materials to recycling companies. In 2015, Amandi set up WTZ as a private limited company, and a summary of its rapid growth is provided below. ये WTZ कंपनी है जिसको एक लड़के अमांडी सैद ने शुरू किया था। ये अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के हवाले से मुख्तलिफ जो मटेरियल वेस्ट मटेरियल होता था उसको रिसाइकिल करके ये बेचता था। इसने बाद में लड़कों को भी और अपने साथ शामिल कर लिया, और फिर सीधा से ये लोग आगे करते। फिर उसने 2015 में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इस्टेब्लिश कर दी। अच्छा, इसकी अगर हिस्ट्री देखें, 2015 में WTZ गेन अ कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम लोकल गवर्नमेंट टू कलेक्ट रिसाइकिल वेस्ट। दिस इज सॉर्टेड एट द न्यू WTZ रिसाइकलिंग सेंटर एंड द सोल्ड टू लोकल मैन्युफैक्चरर। WTZ ने जो गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट लिया और फिर उसकी जो अपनी एक जगह थी वहाँ पर उसको रिसाइकिल करते थे। फिर 2017 में इन्होंने अपनी एक फैक्ट्री खोली इनोवेटिव हाइड्रो कैमल के नाम से, जो एक वाटर बैरल बनाता था रिसाइकिल प्लास्टिक मटेरियल से, और ये लोकल कम्युनिटीज़ और दूसरे लोगों को बेचते थे। फिर 2019 में WTZ कन्वर्टेड प्राइवेट पब्लिक लिमिटेड कंपनी ऑपरेशन, और इनका एक्सटेंड हो गया, बहुत सारे और शहरों में पहुंच गए, और एडिशनल वेस्ट रिसाइकलिंग सेंटर्स और फैक्ट्रीज जो इसने काफ़ी सारे खोल लिए। 2020 में 2020 में WTZ पेटेंट्स अ प्रोसेस ऑफ रिसाइकलिंग ब्रिक्स फ्रॉम वेस्ट प्लास्टिक एंड रबर्स। दीज ब्रिक्स कैन बी यूज टू बिल्ड ड्यूरेबल एंड अफोर्डेबल हाउसेज। फिर WTZ में 2020 में उसने एक ब्रिक्स को जो वेस्ट प्लास्टिक और मटेरियल से बनाने का एक प्रोसेस था वो उसने पेटेंट लिया और उसको काम शुरू कर दिया। 2021 में WTZ टेक ओवर MR, अ कंपनी दैट रिसाइकिल मेटल। 2021 में WTZ ने एक MR कंपनी है इसको टेक ओवर कर लिया, जो कि मेटल को रिसाइकिल करती थी। 2022 में WTZ में मार्केट शेयर ऑफ कलेक्टिंग एंड रिसाइकिलिंग प्लास्टिक वेस्ट इन कंट्री आर रीचेस 60%। 2022 में जो इनका जो मार्केट शेयर था, ये देखें 2022 में तकरीबन 60% आगे, कोई बहुत अच्छी ग्रोथ है। अच्छा, ऑनरशिप ऑफ फाइनेंस का क्या सूरत हाल है, इसको हम देख लेते हैं। ऑनरशिप फाइनेंस का सूरत हाल ये कि अमांडी रिटेन कंट्रोलिंग स्टेक इन द कंपनी। W said he has always been motivated by profit and the desire to secure futures of his children. Amandi is willing to take risk. WTZ has entered new markets and invested in research and development. Business expansion has been financed by bank borrowing and by the public offer of shares in the stock market in 2019 का ये इनकम स्टेटमेंट, बल्कि 2020 और 21 और 22 का इनका स्टेटमेंट आया। रेवेन्यू जो है आप देख सकते हैं, रेवेन्यू जो है 50 से 60% बढ़ गया। अच्छा, ये प्रॉफिट जो है ये आपका डिक्लाइन हो गया 6.4 से 5.6 पे आ गया। डिविडेंड जो है बढ़ गया। ठीक है, तो ये इनके एक पोजीशन रही पिछले 2 साल के कंपैरेटिव स्टेटमेंट को। अच्छा, फर्दर जो इनके स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से अगर हम आप देखें तो इनकी करंट लाइबिलिटीज़ जो है बढ़ रही है। इनके जो शेयर कैपिटल सेम है, रिटेन प्रॉफिट में इंक्रीज़ है, इन्वेंट्रीज़ में इंक्रीज़ है, ट्रेड रिसीवेबल्स में इंक्रीज़ है, कैश में डिक्लाइन है, कैश इनके कम हुआ है, और करंट लाइबिलिटीज़ भी इनकी बढ़ी है। अच्छा, दूसरी और फिगर्स आप देखें तो ऑथराइज शेयर कैपिटल इनका 20 मिलियन एट ए रेट ऑफ $0.5 है। नंबर ऑफ शेयर्स इशूड अभी तक 8 मिलियन शेयर इशू हो चुके हैं, और करंट शेयर प्राइस है $3 की है।
ठीक है, ये एक इनकी फाइनेंशियल पोजीशन है। तो देखिए इस फाइनेंशियल पोजीशन से तो आपके पास सवाल आएगा, कम से कम 7-8 नंबर के तो सवाल आते ही आते हैं, तो ये तो आप इसको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। और ये मैं इसमें सवाल सॉल्व करवा चुका हूँ, तो आप जाके उसको देख सकते हैं। अच्छा, बल्कि अगर हम चाहें तो इस सवाल भी देख सकते हैं कि किस तरह का सवाल आया था। ये देखें, मैं अगर जाता हूँ तो फाइनेंशियल इशू के हवाले से इनका सवाल आया है, गियरिंग रेशो, डिविडेंड यील्ड और प्रॉफिट मार्जिन। तो ये 3, 2, 5, 7 नंबर का ये सवाल आया, बहुत ही आसान सवाल है। और अगर आप इनके डाटा से देखें तो ये तमाम डाटा से आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये सवाल मैं ऑलरेडी सॉल्व करवा चुका हूँ, आप इसको हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं ऑपरेशनल एफिशिएंसी। Amandi's focus has always been on minimizing cost to maximizing profit. Many factory employees are on flexible contract and are paid on the minimum wage for unskilled work. Many employees work long hours. Working conditions in WZ's factories are difficult with poor ventilation and a lack of facilities of employment. Employees take breaks. Employees have a demand the right to join a trade union. However, unemployment in country is high, so WTS had refused to recognize trade union. अच्छा, न्यू ऑपरेशन मैनेजर हाइड्रो कैमल फैक्ट्री में आए थे, खालिद आए हैं, वो उन्होंने ये फॉलोइंग चीज़ें रिपोर्ट की। एक तो क्या कि एम्प्लॉई एब्सेंटिज्म इंक्रीज भी, ये देखें, ये हमें ये फोकस करना होगा। प्रोडक्टिविटी इज़ नॉट इंक्रीजिंग, ये देख लें। क्वालिटी स्टैंडर्ड्स आर बिलो एक्सपेक्टेशन विद 5% ऑफ आउटपुट ऑफ रिजेक्टेड। अच्छा, इन एफिशिएंट कलेक्शन ऑफ रिसाइकल मटेरियल्स और हाई इन्वेंट्री लेवल्स, ये उसने कुछ फाइंडिंग्स खालिद ने दी। खालिद रिकमेंडेड अ लीन अप्रोच टू प्रोडक्शन इंक्रीज इंक्लूडिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ काइजन कंडीशंस टू बेनिफिट दिस चेंज वुड रिक्वायर द इन्वेस्टमेंट इन एम्प्लॉयज। अच्छा, काइजन के हवाले से भी एक सवाल आया, आइए हम इसको देख लेते हैं। ये देखिए, पहला सवाल है काइजन के हवाले से, एनालाइज 2 पॉसिबल बेनिफिट्स ऑफ काइजन। ये 10 नंबर का सवाल है, सही ना। तो 2 पॉसिबल बेनिफिट, तो पॉसिबल बेनिफिट्स काइजन से क्या हो सकता है? काइजन में सबसे पहले तो एक ये हो सकता है कि आपकी इन्वेंट्री लो हो जाती है, लो इन्वेंट्री। ठीक है जी, काइजन से सबसे पहला बेनिफिट हमारे पास लो इन्वेंट्री। फिर ये कि आपकी प्रोडक्शन लो वेस्ट, तो ये अगर आप ये देखें तो लो वेस्ट, ये 2 काइजन के फ़ायदे हैं जो कि हम इसमें बता सकते हैं। क्योंकि देखिए इनके पास रिजेक्शन इनका बढ़ रही है, और फिर इनके पास ये हाई इन्वेंट्री है। अगर आप ये काइजन को अप्लाई करेंगे, काइजन का मतलब, ये काइजन एक जापानीज़ वर्ड है और इसका मतलब है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। ये सवाल भी मैंने सॉल्व किया हुआ, ये सवाल भी आप जाके देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए आप तो ये देखिए, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको ये पूरा पेपर बता रहा हूँ, साथ ही साथ जो उसके सवालात हैं वो भी रिलेट कर रहा हूँ कि किस तरह से देखे सवालात आ रहे हैं। अच्छा, अब मार्केटिंग पे आ जाइए। हाइड्रोकैमल हैज़ बीन अ वेरी सक्सेसफुल प्रोडक्ट इन सिंस इट्स लॉन्च इन 2017। हाइड्रोकैमल helps families reduce the time needed to collect and transport water. Hydrocamel can store 100 liters of water designed to be rolled, that is easily moved. In 2019, competitor brand the Hippo Barrel was launched by and WTS sales growth slowed. अब क्या हुआ? WTS के sales growth slow हो गई। अच्छा, द मार्केटिंग मैनेजर कूफी इज प्लानिंग अ मार्केटिंग स्ट्रेटजी टू इंक्रीज टू 50,000 यूनिट्स पर ईयर विच इज़ मैक्सिमम कैपेसिटी, यानी कैपेसिटी इनकी कितनी है? 50,000 यूनिट्स की मैक्सिमम कैपेसिटी है। अच्छा, ही कलेक्टेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एज पार्ट ऑफ द सिचुएशनल एनालिसिस। अच्छा, ये सिचुएशनल एनालिसिस का भी पूरा सवाल आया कि इसको भी हम देखते हैं, भी मैं डिस्कस कर लूँ फिर आपको सवाल भी बताता हूँ। और ये सवाल भी मैंने सॉल्व करवाया हुआ है। ये है कि प्राइस ऑफ हाइड्रोकैमल इज़ $140, प्राइस ऑफ कंप्यूटर हिप्पो बैरल वाज रिड्यूस बाई 20%, और ये $120 में आ रहा है। अच्छा, दिस रिजल्टेड इन एन 8% इंक्रीज इन डिमांड फॉर हाइड्रोकैमल टू 40,000।
40,000 units in 2021. Estimated price elastic demand is for the hydrocamel is -1.2 है. अच्छा, WT promotes the hydrocamel through adverts in the specialist magazines and by contacting charities directly. अच्छा, WTZ जो है अपने इस प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए स्पेशलिस्ट मैगजीन में या चैरिटीज़ को डायरेक्टली करेंगे. अच्छा, द प्रोमोशनल बजट इन 2021 10,000. इनका प्रोमोशनल बजट है 10,000. टारगेट मार्केटिंग स्पेंडिंग एस्टिमेटेड टू हैव ए प्रोमोशनल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1.3. यानी इसका मतलब ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के हवाले से कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और क्वांटिटी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के हवाले से प्राइस प्रोमोशनल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इसके सवाल हम देख लेते हैं. आइए, ये भी सवाल मैंने करवाया हुआ है और इसका है यस. ये देखिए, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ द हाइड्रोकैमल और है एनुअल रेवेन्यू ऑफ द हाइड्रोकैमल इफ द प्राइस इज 10% रिड्यूस बाय 10%. ये सवाल भी मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया. अच्छा, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब ये होता है अगर आपका कंपटीटर के प्राइस कम करने से आपके डिमांड प्रोडक्ट के डिमांड में क्या फ़र्क होता है, तो वो उसको कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. तो ये देखें, ये आपको एक सवाल इसमें आपका ये सॉल्व करवाए, आप इसको जाके देख सकते हैं. अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. Organization M&D has not changed the organizational structure to WTZ as the business expanded. The business has a hierarchical structure with functional areas of operation, human resources, marketing and finance. The business has been successful and continues to expand. Continued expansion has made it more difficult to M&D to have effective control over the business. He thinks that managers to focus too much of their functional responsibility and this prevents them for planning strategies. M&D considers the current organizational structure to be weakens the its organizational growth. अच्छा, M&D का ये एक सोचना है कि उसके मैनेजर तो ज़्यादातर अपनी फंक्शनल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब है अपने डिपार्टमेंट्स के काम. फाइनेंस वाला फाइनेंस को देख रहा है, मार्केटिंग वाला मार्केटिंग को और प्रोडक्शन मैनेजर प्रोडक्शन को देख रहा है और वो आगे की स्ट्रेटजी के बारे में कोई टाइम नहीं दे पा रहे. तो इसका मतलब उसके M&D को ख्याल है कि यार हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पर कुछ फोकस करना चाहिए. In discussion with the directors, M&D commented WT is increasingly diversified and we need to a structure that can support growth and drive innovation. Changes will also be needed if we expand into other countries to process waste and generate electricity. M&D ने ये सोचा कि ठीक है, हमें जो दूसरी कंट्रीज़ में भी जाना चाहिए एक्सपोर्ट अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, तो हमें इस पर बहुत फोकस करना चाहिए. अच्छा, इसके बारे में भी शायद एक सवाल आया है. अगर हम 2 का ये देखें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में, ये गियरिंग रेशियो का आ गया. इसका 4 और 5 है. ये देखिए 5 क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी मैं अभी सॉल्व नहीं करा. ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में आया कि अगर वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर सपोर्ट ग्रोथ और ड्राइव इनोवेशन के लिए जाते तो उनके लिए क्या इनको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पे चेंज करने पड़ेंगे. तो इससे ये आपको पता चल गया कि देखें जी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स के हवाले से यहाँ से एक सवाल आया. अच्छा, CSR के भी बारे में पूरा एक सवाल आया. CSR को हम पढ़ लेते, फिर मैं आपको सवाल भी दिखा देता हूँ. बल्कि अगर आपको मैं सवाल देखा हूँ CSR, और ये क्वेश्चन नंबर CSR को भी, ये सवाल भी मैंने सॉल्व करवा दिया. CSR इवेल्यूएट द लाइकली इम्पैक्ट फ्यूचर प्रॉफिट इंक्रीज फोकस ऑन द कॉर्पोरेट सोशल. यानी अगर हम CSR पे फोकस करते हैं तो कंपनी को क्या प्रॉफिटेबिलिटी पे फ़र्क पड़ेगा उसके बारे में बताना है. ठीक है जी, ये आ जाए हम इसके इस सवाल पे इंसर्ट पे. एंड इंक्रीज फोकस ऑन कॉर्पोरेट CSR. Kofi recommend that the WZ engage more with the local community. He reported to M&D that WZ should be a leading supporter of sustainable development. We could use our expertise in recycling to develop a positive brand image and promote the company to protecting the future for all. Ambitious environmental objective could be set. However, there is likely to be an impact on the cost of the business. जो cost of the business की बात कर रहे हैं कि जो उस सवाल में पूरा हमें बताना है कि इसके प्रॉफिटेबिलिटी पे भी क्या फ़र्क पड़ेगा अगर CSR पे जाता है. there are for example operational and human resource issue we need to overcome. We focus on CSR. अच्छा, ग्रोथ स्ट्रेटजीज़ के बारे में हम आइए डिस्कस कर लेते हैं. ग्रोथ स्ट्रेटजीज
for the future. M&D used to strategic analysis का तो सवाल आता ही आता है, एक 20 नंबर का एक सवाल आता है। M&D use strategic analysis technique consider the strategic direction of WTO's continued expansion and extract from his external environmental analysis PEST जो ये अपेंडिक्स 1 में दिखाया गया, ये अपेंडिक्स 1 continued expansion and extract from his external PEST से ये आ रहा है कि he identified 2 potential strategic option. M&D plans to proceed with only one of the option. 2 उसके पास ऑप्शन है. However, the director finance concerned about the capital cost and the potential impact on the working capital. एक में कैपिटल कॉस्ट ज़्यादा है, दूसरे में कैपिटल कॉस्ट कम है, तो डायरेक्टर फाइनेंस जो है थोड़ा सा इस पर वरी है. अच्छा, इसको ऑप्शन 1 को देख लेते. ऑप्शन 1 में परचेज अ स्मॉल बिजनेस कॉल्ड लैपैक, take over a LAPAC which produce recyclable non-plastic packaging for the food industry. It is an innovative company and a market leader in country R. LAPAC एक कंपनी है, LAPAC जो नॉन प्लास्टिक पैकेजिंग बनाती है फूड इंडस्ट्री के लिए और मार्केट लीडर है कंट्री आर में और बहुत अच्छी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बनाती है. अच्छा, या तो दूसरा ऑप्शन ये कि एक्सपेंशन टू कंट्री एस, हम जाके WTZ जो है कंट्री एस में जाके एक्सपेंशन कर ले. अच्छा, कंट्री एस एक हाईली इनकम कंट्री का है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है. बिल्ड अ फैक्ट्री फॉर प्रोसेसिंग वेस्ट. WTO इज यूज टू इट्स कोर कंपिटेंस टू गेन कॉन्ट्रैक्ट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ कंट्रीज, क्योंकि इनके पास WTO के TZ के बाद जो है एक कोर कंपिटेंसी है इनका है वेस्ट मैनेजमेंट है और वेस्ट रिसाइकिल के हवाले से. तो इनको उम्मीद है कि वहाँ पे कंट्री एस में जाके उनको बहुत आराम से कॉन्ट्रैक्ट्स मिल जाएंगे और वो अपने काम शुरू कर सकते हैं. अच्छा, अब हम आए ज़रा पेस्ट एनालिसिस देख लेते हैं. अपेंडिक्स 1 पेस्ट में देखें, एक तो पॉलिटिकल में ये कि सम लो इनकम कंट्रीज है बैंड प्रोसेसिंग ऑफ प्लास्टिक वेस्ट फ्रॉम हाई इनकम कंट्रीज. अच्छा, लो इनकम कंट्रीज भी क्यों आस्ते आस्ते जो है बंद कर रही हैं अपने वेस्ट प्लास्टिक को, क्योंकि हाई इनकम कंपनीज ने तो बिल्कुल ही कंट्रीज ने तो बिल्कुल बंद कर दिया. देयर इज ए प्रपोज्ड रेगुलेशन इन कंट्री आर टू रिड्यूस द यूज ऑफ प्लास्टिक इन फूड पैकेजिंग. अच्छा, कंट्री आर में के प्रपोज्ड रेगुलेशन भी आने वाला है कि वो प्लास्टिक को कम से कम फूड पैकेजेस में इस्तेमाल करें. अच्छा, सोशल में आ जाते हैं तो इंक्रीजिंग इन्वायरमेंटल अवेयरनेस इन कंट्रीज आर एंड एस, ये एक बड़ा अच्छा बेनिफिट है WTZ की कि लोगों में जो है इन्वायरमेंटल अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आ रही है, तो इसलिए WTZ के काम पे अच्छा असर पड़ सकता है. ग्लोबल एनवायरमेंटल प्रेशर ग्रुप्स प्रपोज कंज्यूमर बाइकआउट अगेंस्ट बिजनेस विच ऑपरेट अनसस्टेनेबिलिटी. अच्छा, सस्टेनेबिलिटी का पूरी दुनिया में बहुत प्रेशर है और प्रेशर ग्रुप्स इस पर काफ़ी काम कर रहे हैं, तो कंज्यूमर को बाइकआउट करने के लिए कर रहे हैं. तो ये भी एक हमें एक प्लस पॉइंट भी है, मगर साथ साथ हमें इसको बड़ा अच्छे तरीके से इसको देखना पड़ेगा. इकोनॉमिक कंडीशन में ये कि कंट्री आर के फोरकास्ट जो है 5% पर एवरेज जो है इनकी ग्रोथ है नेक्स्ट 5 ईयर में, और ग्लोबली ये है कि 2023 तक इंटरेस्ट जो है डिक्रीज़ हो जाएगा. अच्छा, टेक्नोलॉजिकल में देखा जाए तो इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ कंप्यूटर कंट्रोल मशीनरी फॉर कलेक्टिंग एंड सॉर्टिंग ऑफ रिसाइकल मटेरियल और इनोवेशन इन प्रोसेस ऑफ वेस्ट मटेरियल. टेक्नोलॉजिकल में इनको ये कि कंप्यूटर एडिट टेक्नोलॉजी लेना पड़ेगा और मशीनरी लेनी पड़ेगी और अपने वेस्ट प्रोसेसिंग को बड़ा इनोवेटिव तरीके से लेके चलना पड़ेगा. अच्छा, फिर उसके बाद सवाल है कि फिर उसने समरी दिया हुआ डाटा ऑफ स्ट्रेटेजिक चॉइस टेक्निक फॉर 5 ईयर पीरियड. अच्छा, स्ट्रेटेजिक चॉइस टेक्निक का सवाल अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जो है अभी मैंने सॉल्व नहीं करा है. 6 से बल्कि इवेल्यूएट द यूजफुलनेस ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. पेस्ट एनालिसिस का क्या फ़ायदा है और वो किस तरह से बिजनेस स्ट्रेटजी डेवलप करने में हेल्प करती है, तो ये हमें उसमें से देखना है कि किस तरह से ये करेगी. अच्छा जी, अच्छा, अगर हम डाटा स्ट्रेटजिक चॉइस का देख लेते हैं ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 में. ऑप्शन 2 में टेक ओवर ऑफ लैपैक. ड्राइविंग फोर्स क्या है? रैपिड मार्केट ग्रोथ है इन यूज रिसाइकलिंग नॉन प्लास्टिक पैकेजिंग फूड इंडस्ट्री, क्योंकि फूड इंडस्ट्री में नॉन प्लास्टिक पैकेजिंग की ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, तो इसलिए लैपैक जो है काफ़ी एक ड्राइविंग फोर्स है, यानी बहुत अच्छा है
हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी आगे बढ़ने की। अच्छा, ऑप्शन बी में अगर हम जाते हैं तो क्योंकि WTZ की कोर कॉम्पिटेंसी है वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से, वेस्ट रिसाइकिल के हवाले से, तो आराम से ये लोग कंट्री एस में काम कर सकते हैं। एक तो ड्राइविंग फोर्स दोनों जगह अच्छी है। अच्छा, रिस्ट्रेनिंग फोर्स में अगर देखा जाए वो कौन सी फोर्स है जो इनको ये काम करने से रोकती है, मगर ठीक जैसे लैकपॉक में सबसे हाई कॉस्ट है क्योंकि इसमें 20 मिलियन की ये देखें कैपिटल कॉस्ट है। अच्छा, कम यह इसमें 10 मिलियन की कैपिटल कॉस्ट है, तो इसका मतलब रिस्ट्रेनिंग फोर्स जो है जो लैकपैक को टेक ओवर में है वो 20 मिलियन की कॉस्ट है। अच्छा, अगर उसमें कंट्री एस में आए तो कम्पिटिटिव मार्केट इन कंट्री एस, क्योंकि कंट्री एस में ऑलरेडी वहाँ पे भी कुछ लोग काम कर रहे हैं वेस्ट में, वेस्ट कंट्रोल मैनेजमेंट है, तो वही कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है, ये एक वहाँ पे रिस्ट्रेनिंग फोर्स है। अच्छा, ARR जो है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है आपको पता है कि एवरेज रिटर्न डिवाइड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट जो आपने की होती किसी प्रोजेक्ट में, उसको ARR कहते हैं। तो ARR देखा जाए तो लैकपैक में बहुत ज़्यादा है 15%, और अगर कंट्री एक्स के एक्सपेंशन में जाते हो तो 10% है। अच्छा, डिसीजन ट्री के एनालिसिस करते हैं तो एक्सपेक्टेड मॉनिटरी वैल्यू 9 मिलियन की है लैकपैक की, और एक्सपेंशन ऑफ कंट्रीज में 4 मिलियन की, यानी ये अगर हम डिसीजन ट्री के हिसाब से भी जाते तो ये 9 मिलियन की, जो कि एक अच्छा साइन है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है 60% है और इसका 70% है। तो अब ये सब सारी चॉइसेस है, इसके बेसिस पे हमें फैसला करना है। तो स्टूडेंट ये देखें, ये मैंने पूरा आपको ये इंसर्ट पेपर जो है क्वेश्चन पेपर पढ़ा। हमें देखिए इसमें 2-3 चीज़ों का ख्याल करना है। एक तो सबसे पहले आप जो भी है क्वेश्चन पेपर लें और उसको उसमें से देखें किस किस एरिया के बारे में फोकस किया गया, फिर उन एरिया में जाएं, आप उसको पढ़ें और उसी तरह से फिर आगे सवाल करते जाएं। अच्छा, मैं इसमें से मैंने ऑलरेडी 4 क्वेश्चन सॉल्व करवा चुका हूं, तो ये आपको इंसर्ट्स सॉल्व करवाने का मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि ताकि आप इसको समझें कि हमें किस तरह से पेपर को सॉल्व करना है, क्या क्या चीज़ें हाईलाइट करनी है और किस तरह से अपने टाइम को मैनेज करना है और क्या क्या चीज़ें देखनी है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आप देखें, उम्मीद है कि इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, और इसमें इस हवाले से और आपको हेल्प सपोर्ट चाहिए तो हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।